नमस्ते। आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे महाकवि की जिनका जीवन सच कहें तो एक आग की भट्टी जैसा था और उनकी कविता वो उसी आग में तपकर कुंदन बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अच्छा, अगर निराला की कहानी को समझना है ना, तो बस एक बात को पकड़ना होगा कि उनका जो महान साहित्य है, वो असल में उनकी सबसे बड़ी त्रासदियों से ही पैदा हुआ था। ये आप कह सकते हैं वो एक धागा है जो उनकी पूरी जिंदगी और उनकी सारी रचनाओं को एक साथ पिरोता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि हिंदी साहित्य में निराला का कद आखिर था कितना बड़ा। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक पूरे युग के, एक पूरे दौर के स्तंभ थे। देखिए, हिंदी साहित्य में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दौर आया जिसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं। अब ये वो जमाना था जब कविता में मतलब नेचर, पर्सनल फीलिंग्स और एक तरह की मिस्टीरियस स्पिरिचुअलिटी की बात होने लगी थी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वो इसी दौर के चार सबसे बड़े, सबसे जरूरी पिलर्स में से एक माने जाते हैं। हाँ, तो निराला इस सफर में अकेले नहीं थे। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, उनके साथ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जैसे बड़े बड़े नाम भी थे। इन चारों ने मिलकर सच में हिंदी कविता को एक बिल्कुल नई डायरेक्शन दी। लेकिन निराला की आवाज इन सब में सबसे अलग थी, सबसे विद्रोही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस दौर में कविता के जो पारंपरिक नियम थे ना, जो छंद थे, उन्हें तोड़ने की हिम्मत की। तो अब चलिए जरा थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि इस महान कवि का बचपन, उनकी शुरुआती जिंदगी कैसी थी, क्योंकि उनकी नींव ही कह सकते हैं कुछ अलग तरह से रखी गई थी। उनका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1899 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में। और ये बात है ना, बड़ी दिलचस्प है कि हिंदी का इतना बड़ा कवि पैदा कहाँ हुआ? बंगाल में। उनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, जो एक सरकारी सेवक थे। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो बंगाली मीडियम में हुई। सोचिए जरा, जिस हिंदी भाषा ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया, वो तो उन्होंने बाद में अपनी लगन और मेहनत से खुद सीखी। और सिर्फ हिंदी ही नहीं, संस्कृत का भी बहुत गहरा अध्ययन किया। लेकिन निराला की जिंदगी सिर्फ साहित्य और शिक्षा की कहानी नहीं है। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी त्रासदी जिसने उनकी आत्मा पर हमेशा के लिए गहरा निशान छोड़ दिया। वो साल था 1918। इतिहास की किताबों में तो ये साल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के लिए जाना जाता है, लेकिन निराला की अपनी जिंदगी में, उनके पर्सनल इतिहास में ये साल एक तबाही बनकर आया। उस साल हुआ ये कि दुनिया भर में स्पैनिश फ्लू नाम की एक भयानक महामारी फैली थी और इस महामारी ने निराला से वो सब कुछ छीन लिया जो उनके लिए सबसे कीमती था। और बस वहीं से उनके जीवन और उनकी कला दोनों की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। सिर्फ एक साल के अंदर उन्होंने अपनी पत्नी मनोहरा देवी को खो दिया, अपनी एक बेटी को खो दिया और तो और अपने परिवार के करीब करीब आधे सदस्यों को खो दिया। बस एक बार सोचकर देखिए, एक नौजवान के ऊपर दुखों का कैसा पहाड़ टूटा होगा। और ये सिर्फ एक इमोशनल चोट नहीं थी। इस त्रासदी के बाद निराला ने अपनी पूरी जिंदगी भयंकर आर्थिक तंगी में बिताई। वो हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहे। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि निराला इस दर्द में टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने अपने इसी संघर्ष को, इसी दर्द को अपनी कलम की ताकत बना लिया। उनकी कविता वो इसी संघर्ष की आग से पैदा हुई थी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उनकी हिम्मत की, उनकी इच्छा शक्ति की गवाह है। सोचिए, 1918 में अपना सब कुछ खो देने के बाद कोई भी इंसान टूट जाता, लेकिन ठीक 5 साल बाद 1923 में निराला ने अपने सारे दुख को शब्दों में ढालकर अपना पहला पोएट्री कलेक्शन अनामिका पब्लिश किया। ये सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं थी, ये दुख पर एक जीत थी। उन्होंने अपने पर्सनल दर्द और अपने एक्सपीरियंस को ऐसी क्रांतिकारी कविताओं में बदल दिया जो सिर्फ उनके बारे में नहीं थीं। नहीं, वो कविताएं समाज में फैले अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ एक बहुत बुलंद आवाज बन गईं। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं कि इन सारी मुश्किलों के बावजूद निराला ने हिंदी साहित्य को क्या दिया। उनकी जो साहित्यिक विरासत है वो बहुत बहुत बड़ी है। उनकी विरासत की एक झलक तो इस लिस्ट में ही दिख जाती है। अनामिका और परिमल जैसी शुरुआती रचनाओं से लेकर राम की शक्ति पूजा जैसे महाकाव्य तक, और फिर कुकुरमुत्ता जैसा तीखा व्यंग्य,
मतलब उनकी रेंज देखिए, हैरान करने वाली थी। करीब करीब 4 दशकों तक वो लगातार लिखते रहे और उनका हर काम उनकी जिंदा दिली का सबूत है। जाहिर है जिंदगी भर के संघर्ष और त्रासदियों का असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ा। अपने जीवन के जो आखिरी साल थे वो उन्होंने बड़ी मुश्किल में गुजारे और फिर 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में उनका निधन हो गया। निराला की जिंदगी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कला और त्रासदी का आखिर रिश्ता क्या है? क्या महान कला के लिए गहरे दर्द की कीमत चुकाना जरूरी है? और अगर ऐसा है तो क्या हमें उनकी कविता की खूबसूरती के लिए उनकी जिंदगी की त्रासदी का शुक्रगुजार होना चाहिए? इसका जवाब शायद आसान नहीं है और शायद यही निराला की सबसे बड़ी विरासत है।